हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज में। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे न्यायपालिका, और न्यायपालिका में हमने जो संघ की न्यायपालिका यूनियन जुडिशरी उसको पढ़ा था, जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट को मेनली देखा था। तो सुप्रीम कोर्ट के जो मेन आर्टिकल्स थे और जितने आर्टिकल से क्वेश्चंस बनने की जो उम्मीदें थी, उसके अकॉर्डिंग हमने सारा सुप्रीम कोर्ट को समाप्त किया था। तो आज बात करेंगे राज्यों के लिए जो होता है हाई कोर्ट, और जो सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स होगा उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो हम आज देखेंगे हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हाई कोर्ट। तो हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट क्या है? जिस प्रकार से जो यूनियन होता है, या फिर अगर कहा जाए तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सबसे सुप्रीम या एपेक्स जो कोर्ट होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। उसी प्रकार से अगर हम राज्यों की बात करें और स्टेट के लिए देखें, तो स्टेट के लिए जो सबसे जो सुप्रीम कोर्ट होता है, स्टेट के लिए अगर हम एपेक्स कोर्ट की बात करें तो सबसे ऊपर स्टेटों में होता है हाई कोर्ट। तो पूरे भारत के लिए सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है। अगर राज्यों में बात करें, जो न्यायपालिका का क्रम है राज्यों के लिए, तो वह हाई कोर्ट होता है सबसे ऊपर लेवल पे। तो हम हाई कोर्ट को देखेंगे, तो हम शुरू करते हैं आर्टिकल 214। तो आर्टिकल 214 में दे रखा है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। तो जो आर्टिकल 214 है उसमें बताया गया है कि हर राज्य के लिए क्या होगा? एक हाई कोर्ट होगा। तो हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। तो आर्टिकल 214 में सिर्फ यह बताया गया है कि जो हर स्टेट होगा उसके लिए एक हाई कोर्ट होगा। तो हम इसमें आर्टिकल्स, जो भारतीय संविधान है उसमें आर्टिकल्स क्या है, तितर बेतर है, कोई आर्टिकल ऊपर है कोई नीचे है। तो हम इसको इस क्रम में याद करेंगे कि जिससे कि कन्फ्यूज़न ना रहे। तो आर्टिकल 214 में तो यह बता दिया गया कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? एक हाई कोर्ट होगा। तो वहीं अगर हम 214 को और 231 आर्टिकल 231, तो हमें पता है हाई कोर्ट जो है 214 से शुरू होता है। तो अगर हम 231 और 214 को एक साथ पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि आर्टिकल 231 में दे रखा है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट। तो यही हम समझेंगे जिस प्रकार से आर्टिकल 214 है उसमें दे रखा है कि हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। साथ में आर्टिकल जो 231 है, आर्टिकल 231 में दिया गया है कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या होगा? एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। मतलब क्या है? एक हाई कोर्ट क्या कर सकता है? 2 राज्यों के लिए भी एक, मतलब संयुक्त तरीके से, जॉइंट रूप से एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। साथ में यहां बात करें तो यूनियन टेरिटरीज, तो यूनियन टेरिटरीज के लिए भी क्या है? एक हाई कोर्ट हो सकता है। तो आर्टिकल 214 और 231 को अगर हम जॉइंटली पढ़ेंगे तो इसके हिसाब से हमें समझ में आएगा कि या तो प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, अगर प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट नहीं है तो क्या होगा? एक ही हाई कोर्ट एक या एक से अधिक राज्य होंगे जो स्टेट होंगे, या फिर साथ में क्या होगा? यूनियन टेरिटरीज भी, अगर उनको भी काउंट कर लिया जाए तो उनके लिए एक ही हाई कोर्ट, तीनों चीज़ों के लिए, तीनों स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए क्या है? एक ही हाई कोर्ट काम कर सकता है। तो इसका हम अगर उदाहरण देखें तो हम पाएंगे, जैसे अगर हम देखें कि जो हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़, तो इन तीनों के लिए क्या है? एक ही हाई कोर्ट है, जिसमें हरियाणा एक स्टेट है, पंजाब एक स्टेट है, और चंडीगढ़ क्या है? एक यूनियन टेरिटरीज है। तो इन तीनों के लिए क्या है? हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट के नाम से क्या है? एक हाई कोर्ट है, और वह तीनों के लिए काम करता है। तो हमने देखा आर्टिकल 214 और 231 को कि या तो प्रत्येक, आर्टिकल 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। तो अगर उसके हिसाब से भी देखा जाए तो हरियाणा के लिए भी हाई कोर्ट है। जो हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट है तो वह क्या है? हरियाणा के लिए भी वो हाई कोर्ट है, पंजाब के लिए भी वो है, और साथ में क्या है? चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटरी है उसके लिए भी वह हाई कोर्ट के लिए काम कर रहा है। तो आर्टिकल 214 और 231 के अकॉर्डिंग समझ में आएगा कि या तो प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, या फिर एक या एक से अधिक राज्य या यूनियन टेरिटरीज को मिला के क्या होगा? हाई कोर्ट होगा। अगर हम बात करें आर्टिकल 215 की, तो आर्टिकल 215 में दे रखा है हाई कोर्ट का क्या होना? एक रिकॉर्ड न्यायालय होना, या फिर अभिलेखीय न्यायालय होना।
तो हमने जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था तो सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा था कि रिकॉर्ड न्यायालय, रिकॉर्ड कोर्ट क्या होता है। तो अभिलेखीय न्यायालय की बात की जाए तो एक न्यायालय जो क्या है, अपने जो सबॉर्डिनेट्स कोर्ट्स होते हैं, मतलब जो जैसे सुप्रीम कोर्ट था तो सुप्रीम कोर्ट के कोई डिसीजंस जो होते हैं वह हाई कोर्ट या फिर उसके नीचे के कोर्ट्स, मतलब सुप्रीम कोर्ट के नीचे के लेवल के जो कोर्ट्स हैं जैसे हाई कोर्ट है या फिर क्या है सबॉर्डिनेट्स कोर्ट्स हैं, उनके लिए जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते हैं, डिक्री होती हैं या आदेश होते हैं, वह क्या करते हैं, एक रिकॉर्ड की तरह काम करते हैं। जैसे किसी विवाद हुआ और किसी विवाद में मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला निकाल दिया, तो वह फैसला क्या है, अब मान लो कि ऐसे ही विवाद क्या है नीचे के कोर्टों में आ जाते हैं, हाई कोर्ट में आ जाते हैं, तो उसको बेस मानकर, आधार मानकर, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था उसको आधार मानकर क्या है, ये हाई कोर्ट या नीचे के न्यायालय भी क्या कर सकते हैं, फैसला सुना सकते हैं। तो वह क्या कर रहा था, रिकॉर्ड कोर्ट की तरह काम कर रहा था अपने नीचे के न्यायालय के लिए सुप्रीम कोर्ट। सेम क्या है, सेम हाई कोर्ट में है। तो हाई कोर्ट क्या है, अपने के ऊपर, जैसे हाई कोर्ट से ऊपर का लेवल का कोर्ट होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है, तो अपने हाई कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट को तो आदेश नहीं दे सकता है। तो क्या है, जो हाई कोर्ट होगा तो हाई कोर्ट के नीचे से जो भी कोर्ट होंगे, जो हाई कोर्ट होगा इसके नीचे के जितने भी कोर्ट होंगे, जैसे सबॉर्डिनेट्स कोर्ट्स हैं, कोर्ट या कचहरी जो होती हैं, तो हाई कोर्ट अपने नीचे के कोर्टों के लिए, अधीनस्थ न्यायालयों के लिए किसकी तरह काम करेगा, रिकॉर्ड कोर्ट की तरह काम करेगा। मतलब जो भी आदेश हाई कोर्ट के होंगे, निर्णय होंगे, फैसले होंगे, उनको एक साक्ष्य की तरह यूज कर सकते हैं कौन, इसके नीचे के कोर्ट्स, एक एविडेंस के रूप में काम कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग यह क्या है, फैसले दे सकते हैं। तो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट एक रिकॉर्ड कोर्ट होता है अपने नीचे के न्यायालय के लिए, सेम एज इट इज हाई कोर्ट भी क्या होता है, एक रिकॉर्ड न्यायालय होता है, किसके लिए, अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के लिए। तो आर्टिकल 215 में यही बताया गया है कि हाई कोर्ट का क्या है, अभिलेखीय न्यायालय होना। तो हमने जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे थे तो तब हमने देखा था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, जो कोर्ट की अवमानना है वह क्या होती है। तो हमने देखा था वहाँ पर दो तरह की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है। आप लास्ट वीडियो से क्या है, इसको अगर डिटेल में देखना है तो आप लास्ट वीडियो जो सुप्रीम कोर्ट वाला है उसको देख सकते हैं। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वही है, एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है और एक सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, कोर्ट की अवमानना, कोर्ट की अवमानना या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो अगर हम कोर्ट की अवमानना की बात करें तो दो तरह की हो गई है, एक होती है सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और एक होती है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो यह क्या करता है, जिस प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट होता है अपनी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, अवमानना के लिए क्या दंडित कर सकता है, उसी प्रकार से हाई कोर्ट के पास भी पावर है कि अगर वह कोई आदेश निकालता है और उन आदेशों को अगर पूरा नहीं किया जा सकता है तो उसके लिए दंड के प्रावधान है। और जो हाई कोर्ट होता है, जो हाई कोर्ट है वह दंड दे सकता है या पनिशमेंट दे सकता है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी प्रावधान हाई कोर्ट के लिए किया गया है और आर्टिकल 215 में ही क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को बताया गया है। अगर हम आर्टिकल 216 को देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट है। जिस प्रकार से हमने देखा था जो सुप्रीम कोर्ट है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का अगर हम कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो बहुत लंबे समय के लिए याद रख सकते हैं। और जो एग्जाम में क्या है, कभी कभी क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, तो जब प्रश्न को घुमाया जाएगा तो आप उससे भी क्या है, आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट, तो जिस प्रकार से हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा था कि जो प्रारंभ में जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तो उसमें क्या था, 8 जज होते थे, मतलब एक CJI होता था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 7 अन्य जजों से मिलकर क्या बनता था, सुप्रीम कोर्ट बनता था। अगर हम हाई कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट के गठन की बात करें, तो अगर हम हाई कोर्ट का कंपोजिशन देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि एक तो क्या होगा, चीफ जस्टिस होगा, मुख्य न्यायाधीश, तो हाई कोर्ट का गठन देखें या कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो एक होगा चीफ जस्टिस और बाकी क्या है, इसमें दिया गया है कि अदर जजेस। जिस प्रकार से अगर हम सुप्रीम कोर्ट में लेटेस्ट में बात करें तो 34 जजेस होते हैं, जिनमें से एक चीफ जस्टिस होता है
एक चीफ जस्टिस होता है और 33 क्या होते हैं, जस्टिस होते हैं, न्यायाधीश होते हैं। तो एक मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 न्यायाधीशों से मिलकर क्या है, सुप्रीम कोर्ट बनता है। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या किया गया है, जो वहाँ पे नंबर फिक्स था 33, जो न्यायाधीशों का नंबर सुप्रीम कोर्ट में फिक्स था, हाई कोर्ट में वह फिक्स नहीं है। तो हाई कोर्ट में सिर्फ एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा और साथ में क्या है, अदर जजेस से मिलकर क्या बनेगा, हाई कोर्ट बनेगा। अब यहाँ अदर जजेस की बात करें तो नंबर ऑफ अदर जजेस क्या है, इट मे चेंज, इट मे बी चेंज। मतलब यह क्या है, इनका निर्धारण कौन करेगा कि कितने होंगे। अगर इनके निर्धारण की बात की जाए तो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। तो अगर हाई कोर्ट का कंपोजिशन देखें तो एक चीफ जस्टिस ऑफ जो चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश है हाई कोर्ट का, वह फिक्स है और साथ में अदर जजेस क्या है, यह फिक्स नहीं है। यह क्या है, टाइम टू टाइम क्या है, समय समय पर क्या है, बदल दिए जाएंगे और इनकी संख्या क्या है, कौन निर्धारित करेगा, राष्ट्रपति की द्वारा निर्धारित की जाएगी। तो समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा इनकी जो संख्या है वह निर्धारित की जाएगी। तो नंबर ऑफ जजेस जो है अदर जजेस, यह क्या है, फिक्स नहीं है। तो हाई कोर्ट में फिक्स नहीं होता है, ये क्या है, राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाएंगे और जितने राष्ट्रपति चाहेगा उतने अन्य जजेस होंगे। बस क्या है, एक हाई जो चीफ जस्टिस होगा वह फिक्स होगा। तो आर्टिकल 217 की अगर हम बात करें, अब जो हमने आर्टिकल 216 में देखा हाई कोर्ट का कंपोजिशन गठन की बात की थी, तो आर्टिकल 217 को देखें तो 217 में दे रखा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो नियुक्ति की हम बात करेंगे, अगर हम नियुक्ति या अपॉइंटमेंट की बात करें तो आप एक चीज़, मतलब बेसिकली ट्रिक तो नहीं कहूँगा, लेकिन इसको आप एक नॉर्मली याद रख सकते हो, चाहे वो जज किसके हों, सुप्रीम कोर्ट के हों, चाहे किसके हों, हाई कोर्ट के हों, इनको कौन करेगा, अपॉइंटमेंट ये प्रेसिडेंट के द्वारा ही होंगे। मोस्टली चीज़ें जो हैं जजेस के रिगार्डिंग वह प्रेसिडेंट द्वारा क्या है, डिसाइड होगी। तो अगर हम बात करें न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो नियुक्ति की बात करें तो यह किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा कौन अपॉइंट किया जाएगा, चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस तो मुख्य न्यायाधीश जो होगा हाई कोर्ट का, तो हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वह किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। अब बात करें जो अदर जजेस थे, अन्य जज जो थे, तो अगर हम अदर जजेस की बात करें, जो हाई कोर्ट के अदर जजेस होंगे, तो इसको भी कौन करेगा, नियुक्त तो राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाएगा। ये इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी, लेकिन कंसल्टेंट किससे होगी, परामर्श किससे लिया जाएगा, यह परामर्श लिया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। अगर हम इसको एग्जैक्ट समझें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना होकर हमने वहां पढ़ा था एनजेएसी, एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और क्या है, दो अन्य जज, साथ में क्या है, एक जो विधि अधिकारी होते हैं ये। तो जो एनजेएसी जो होता है, एनजेएसी के परामर्श से, प्लस में जो राज्य होगा, जो स्टेट होगा, उसका गवर्नर। तो अगर हम देखें मुख्य न्यायाधीश, तो जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। जो मुख्य हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अगर अदर जजेस की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किया जाएगा, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, या हम कहें एनजेएसी जो होगा, कमीशन जो होगा, उसके परामर्श से, साथ में जो स्टेट होगा उसके गवर्नर के परामर्श के द्वारा ही क्या है, इनसे पहले परामर्श लिया जाएगा और इनके परामर्श के अकॉर्डिंग जो अदर जजेज होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति महोदय करेंगे। तो इनकी नियुक्ति क्या है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो हमने देखा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब बात करें कि इनके जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होंगे नियुक्त तो राष्ट्रपति द्वारा किए जाएंगे, तो साथ में इनकी क्वालिफिकेशंस क्या होगी। अगर हम इनकी क्वालिफिकेशंस की बात करें
अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो सबसे पहले तो भारत का नागरिक, तो भारत का नागरिक होना क्वालिफिकेशन, आप कहीं भी है इसको आंख बंद करके भारत का नागरिक जो है एक पॉइंट तो आप बना ही सकते हो। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर दूसरी बात की करें तो 10 साल तक क्या है वह भारत राज्य क्षेत्र में, 10 साल तक क्या है, तो एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा क्या है 10 साल तक क्या क्या होना चाहिए, उसने न्यायिक पद धारण किया होना चाहिए। 10 साल तक न्यायिक पद। और तीसरी बात करें तो 10 साल तक क्या है वह, 10 साल तक या तो एक हाई कोर्ट में या क्या है एक से अधिक क्या रहा होना चाहिए, अधिवक्ता रहा होना चाहिए, एडवोकेट रहा होना चाहिए। तो वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक होगा या फिर उसने 10 साल तक क्या है न्यायिक पद धारण किया होगा भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी, या फिर क्या है 10 साल तक या तो किसी राज्य के एक हाई कोर्ट में या एक से अधिक हाई कोर्ट में क्या है वह एडवोकेट या अधिवक्ता रहा होना चाहिए। अगर यह क्वालिफिकेशन किसी व्यक्ति के पास है तो उसको क्या है हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाएगा। अगर हम क्वालिफिकेशन के बाद बात करें कि कार्यकाल, तो इनके कार्यकाल की बात की जाए, टेन्योर की बात की जाए, तो कार्यकाल में हम देखेंगे जिस प्रकार से हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा था मिनिमम और मैक्सिमम के केस में, तो मिनिमम क्या है यह फिक्स नहीं होता है। एज की बात करें तो मिनिमम एज क्या है फिक्स नहीं होती है, और मैक्सिमम एज की बात करें तो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में 65 ईयर्स तक की एज थी, यहां पर क्या है 62 ईयर्स होता है। तो मिनिमम एज या फिक्स नहीं है। तो हम बात करें टेन्योर की, तो मिनिमम एज जो है फिक्स नहीं है। तो इसमें क्या है जब वह व्यक्ति क्या है 62 साल की उम्र को पूरा कर लेता है, कोई व्यक्ति या न्यायाधीश जब 62 साल की उम्र को पूरा कर लेता है तब तक वह क्या है हाई कोर्ट का न्यायाधीश या फिर जज बना रह सकता है। तो इनके कार्यकाल की बात करें तो 62 साल की एज तक इनका कार्यकाल बना रहता है, और सुप्रीम कोर्ट में यह 65 साल था। शपथ की बात करें तो हम देखेंगे कि जो सारे काम हैं वह राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। एकमात्र शपथ जो होती है, एकमात्र शपथ या ओथ की बात करें तो ओथ जो होती है हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होगा वह राज्यपाल के समक्ष लेगा। तो एकमात्र शपथ ही है जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश जो है शपथ जब लेगा तो वह राज्यपाल के सामने शपथ लेगा। और जो अनुसूची 3 है शेड्यूल 3, तो 3rd शेड्यूल में जो शपथ का जो प्रारूप दे रखा है, फॉर्मेट दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग जो सुप्रीम हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे शपथ लेंगे और राज्यपाल के समक्ष क्या लेंगे शपथ लेंगे। अगर पद से हटाने की बात की जाए तो राज्यपाल जो माफ कीजिएगा, अगर पद से हटाने की बात की जाए रिमूवल, कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनको उनके पद से किस प्रकार से हटाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 में क्या है जो प्रावधान दे रखा है न्यायाधीशों को हटाने का, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश है, अगर आधार की बात की जाए कि किस आधार पर होगा जब उसको पद से हटाया जाएगा, या तो साबित कदाचार, या तो साबित कदाचार या असमर्थता, या साबित कदाचार या असमर्थता के बेस पर क्या है, अगर ये दोनों हैं तो उसके बेस पर क्या है जो अनुच्छेद 124 में जो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो के माध्यम से जब आर्टिकल 124 पढ़ रहे थे, तो अनुच्छेद 124 के आधार पर साबित कदाचार या असमर्थता के रूप में क्या है उसको उसके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अगर और बात की जाए तो त्यागपत्र,
तो नियुक्ति जब राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तो यह त्याग पत्र भी क्या है, वह जो हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होगा वह अपना त्याग पत्र दे दे तब भी क्या है, उसके पद में रिक्तता आ जाती है और यह राष्ट्रपति को क्या देता है, अपना त्याग पत्र सौंपता है। तो साबित कदाचार या असमर्थता के तौर पर उसके पद से हटाया जा सकता है, या फिर क्या है, त्याग पत्र दे दे वह, राइटिंग मतलब अपने हाथ से लिखकर उस पर मोहर लगाकर, और राष्ट्रपति को संबोधित पत्र द्वारा क्या है, वो अपने पद से हट जाता है। अब बात करेंगे आर्टिकल 221 की। तो आर्टिकल 221 में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते की बात की गई है। तो जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते होते हैं, पे एंड अलाउंसेस जो होते हैं, तो वह क्या है, अनुसूची 2। तो जो भारतीय संविधान की अनुसूची 2 है उसमें क्या है, पे एंड अलाउंसेस दे रखे हैं। तो संसद विधि बनाकर क्या करती है, इनको संसद विधि बनाकर निर्धारित करती है। तो जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन और भत्ते क्या है, संसद विधि बनाकर तय करती है। और इनके क्या है, जो वेतन और भत्ते होते हैं उनके कार्यकाल के दौरान क्या है, उनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अलाभकारी अलाभ तो संसद विधि बनाकर इनके वेतन और भत्ते डिसाइड करती है, लेकिन अलाभकारी परिवर्तन इनके जो क्या है, नहीं किया जाएगा इनके वेतन और भत्तों में। आर्टिकल 221, आर्टिकल 222 की बात करें या 222, तो ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनके ट्रांसफ़र की बात करें या तबादले की बात करें, तो राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, इनके तबादले किए जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श पर। तो यह भी क्या है, ट्रांसफ़र भी किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। आर्टिकल 223 की बात की जाए तो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो जो एक्टिंग चीफ जस्टिस होता है या कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, तो हमने देखा था जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में भी, जिस प्रकार से हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा था कि एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, इसी प्रकार से हाई कोर्ट में भी क्या है, एक्टिंग चीफ जस्टिस होता है। और जो एक्टिंग चीफ जस्टिस जो होता है, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस होता है हाई कोर्ट का, अपॉइंट वो भी किसके द्वारा किया जाता है, वह भी अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो अब हम बात करें कि अपॉइंट जो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस जो होता है हाई कोर्ट का, उसकी ज़रूरत कब पड़ती है। तो मान लिया कि जो चीफ जस्टिस होगा हाई कोर्ट का, वह क्या है, या तो अपनी ड्यूटी करने में असमर्थ है, या फिर क्या है, उसको उसके पद से हटा दिया गया है। मतलब क्या है, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें कि जब चीफ जस्टिस जो होगा हाई कोर्ट का, उसका पद रिक्त हो जाता है किसी भी वजह से, तो ऐसे समय पे क्या है, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो होगा उसकी नियुक्ति करेगा, कौन करेगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती है। अगर हम इसकी परंपरा की बात की जाए, अगर इसकी परंपरा की बात की जाए, तो जो सीनियर मोस्ट जज होगा हाई कोर्ट का, जिस स्टेट के हाई कोर्ट का, जिस भी स्टेट के हाई कोर्ट का, मान लिया जाए कि यूपी का जो है हाई कोर्ट है, और यूपी का हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वह मौजूद नहीं है, या फिर उसके पद में रिक्तता है। तो ऐसे में क्या है, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की जो अपॉइंट करेगा राष्ट्रपति करेगा। तो लेकिन अगर हम इसकी परंपरा की बात करें, तो जो सीनियर मोस्ट जज होगा उस हाई कोर्ट का, उसी को क्या कर दिया जाता है, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नियुक्त कर दिया जाता है। तो ऐसा संविधान में लिखा नहीं हुआ है, बाकी यह क्या है, एक ट्रेडिशन बन गया है, परंपरा बन गई है कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा उसी को क्या कर दिया जाएगा, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की बात नियुक्त कर दिया जाएगा। अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात करें तो VVIQ, तो सबसे आर्टिकल इंपॉर्टेंट 224 है। आर्टिकल 224 में दे रखा है कार्यकारी न्यायाधीश, एक्टिंग जजेस या फिर एडिशनल जजेस, अपर जज या फिर क्या, एक्टिंग जजेस। तो जो एक्टिंग जजेस का प्रावधान है वह सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता है। जो एक्टिंग जजेस है उसका प्रावधान सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता है, एक्टिंग जजेस का प्रावधान सिर्फ हाई कोर्ट में होता है। और एक्टिंग जजेस को कब जरूरत पड़ती है, एक्टिंग जजेस की या फिर एडिशनल जजेस की, तो हम एक्टिंग जजेस या फिर क्या है, एडिशनल जजेस। तो एक्टिंग जजेस या एडिशनल जजेस की बात की जाए तो इनकी ज़रूरत कब पड़ेगी,
तो इनकी ज़रूरत तब पड़ती है कि मान लिया जाए कि हाई कोर्ट है, किसी राज्य का हाई कोर्ट है, उसमें क्या नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाएं या फिर क्या है जो कार्य है वह बहुत ज़्यादा हो गया उस हाई कोर्ट में, तो ऐसे में क्या किया जाता है, एक्टिंग जजेस की नियुक्ति की जाती है। तो जब एक्टिंग जजेस की नियुक्ति की जाएगी तो इसका भी नियुक्ति का जो अपॉइंटमेंट का सेम प्रावधान है कि राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाएगा, इसकी नियुक्ति की जाएगी। तो अगर इनके टेन्योर की बात करें कि इनका टेन्योर क्या होगा, क्या यह भी 62 साल की उम्र तक, जो 62 साल की एज तक है तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे? नहीं, जो एक्टिंग जजेस होते हैं इनको मैक्सिमम 2 साल के लिए क्या है, नियुक्त किया जाता है। मैक्सिमम 2 साल के लिए क्या किया जाता है, एक्टिंग जजेस या एडिशनल जजेस को नियुक्त किया जाता है। जब क्या है नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाए या काम का लोड बढ़ जाए तो ऐसे में क्या उनको निपटारा करने के लिए जो राष्ट्रपति होता है एक्टिंग जजेस की नियुक्ति कर देता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के अनुशंसा पर। तो इनका कार्यकाल याद रखेंगे हम 2 वर्ष। अगर हम बात करें आर्टिकल 226 की, तो आर्टिकल 226 यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट के पास क्या होता है, रिट अधिकारिता होती है, तो रिट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास होता है और वह क्या करता है, आर्टिकल 32 जब क्या है मौलिक अधिकार जो होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स को पूरा करने के लिए अगर उसके हनन हो रहा होता है तो उनको लागू करवाने के लिए क्या है सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वह क्या है रिट जारी कर सके। तो जब रिट जारी करेगा तो रिट अधिकारिता जो है सुप्रीम कोर्ट की वह आर्टिकल 32 में थी। तो सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 32 में थी, जिसमें क्या है आर्टिकल 32 जो होता है, जब आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है वह रिट निकाल सकता है। और आर्टिकल 32 खुद एक क्या है फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 32 खुद एक फंडामेंटल राइट था। तो फंडामेंटल राइट्स का क्या है जब हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट रिट निकाल सकता है। सेम प्रकार से जो हाई कोर्ट होता है आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग क्या है, यह क्या है रिट जारी कर सकता है। तो हाई कोर्ट के पास रिट अधिकारिता है, रिट जुरिस्डिक्शन है, वह आर्टिकल 226 के बेस पर क्या है रिट जारी करता है। कब, या तो मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो या फिर किसी अन्य अधिकार क्षेत्र में भी क्या है रिट जारी कर सकता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो क्या हाई कोर्ट है यह रिट जारी करने के लिए बाध्य है, कंपल्सन, ऐसा कुछ हाई कोर्ट के ऊपर कंपल्सन है कि वह रिट जो है जारी करेगा ही करेगा मौलिक अधिकारों के हनन होने पे? नहीं। तो यहाँ हम फर्क समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है यह बाध्य है, इसके पास कंपल्सन है कि इसको क्या है रिट जारी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो आर्टिकल 32 होता है वह खुद एक फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल राइट है तो आपका यह अधिकार बन जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जो होगा उसको आपके अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह रिट जारी करेगा ही करेगा। लेकिन हाई कोर्ट का जो आर्टिकल 226 है यह फंडामेंटल राइट में नहीं आता है, तो इसके लिए क्या है हाई कोर्ट एक कंपल्सन नहीं है हाई कोर्ट के पास कि यह रिट जारी करेगा ही करेगा। बाकी क्या है आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास क्या है रिट जुरिस्डिक्शन है, जिसमें क्या है वह रिट जारी करता है। तो हम रिट देखे थे कि 5 प्रकार की रिट होती हैं। तो आप ये रिट का जो वीडियो है उसको अगर आपको रिट को डिटेल में देखना है तो आप रिट वाला वीडियो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हमने देखा हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट का जो आर्टिकल 214 से और 226 जो इसके मेन आर्टिकल्स थे और इसके जो पॉइंट्स थे वो सारे हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।